हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग असहयोग खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में वर्ष 1919 से 1948 तक की जो अवधि है वह गांधीवादी युग के नाम से जानी जाती है। इस अवधि में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और इस क्रम में उन्होंने कई आंदोलनों का संचालन किया। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और 12 फरवरी 1922 में इस आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। यह जो आंदोलन था गांधीवादी युग का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था जो गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक जनसहभागिता एवं विस्तृत कार्यक्रमों पर आधारित था। औपचारिक रूप से इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को कलकत्ता अर्थात वर्तमान कोलकाता से हुई थी और इस आंदोलन की मंजूरी 4 सितंबर 1920 के कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कुछ कांग्रेसियों के विरोध के बावजूद प्रदान कर दी गई। तत्पश्चात 21 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भी इस आंदोलन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। तो सबसे पहले इस आंदोलन की मंजूरी जो है 4 सितंबर 1920 के कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में प्रदान किया गया और बाद में इसकी पुष्टि 21 दिसंबर 1920 को नागपुर में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें भी इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। अब एक बात आप ये जानें कि इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है, आइए इसे देख लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों की पराजय के बाद तुर्की की अखंडता को खतरा उत्पन्न हो गया था। तुर्की का सुल्तान जो था वह विश्व के मुसलमानों का धार्मिक नेता अर्थात खलीफा माना जाता था। अतः वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की की अखंडता अक्षुण्ण रखने और तुर्की के सुल्तान के पद को यथावत बनाए रखने के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। खिलाफत के जो नेता थे वे ब्रिटेन पर प्रभावशाली दबाव बनाने के लिए हिंदुओं का समर्थन चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ गांधी जी इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर इस रूप में देख रहे थे। मई 1920 में सेव्रेस की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ की थी, तो इस संधि शर्तों का प्रकाशन हुआ जिसमें तुर्की के विखंडन और खलीफा को अपदस्थ किया जाना प्रस्तावित था, अर्थात उसके सुल्तान को खलीफा को हटाया जाना था। अतः खिलाफत कमेटी और कांग्रेस का इलाहाबाद में एक संयुक्त अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इस प्रकार असहयोग खिलाफत आंदोलन की एक साथ शुरुआत हुई। हालांकि 10 अगस्त 1920 को सेव्रेस की संधि लागू हुई
और इसके द्वारा तुर्की का विखंडन कर दिया गया और खलीफा को अपदस्थ कर दिया गया। तो जो ये असहयोग आंदोलन था, वस्तुतः असहयोग खिलाफत आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आखिर गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी क्यों हो गए। यह प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए इस तथ्य को समझें। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वे यह युद्ध जो है लोकतंत्र की रक्षा और प्रत्येक देश को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से लड़ रहे हैं। भारत के संबंध में यह घोषणा की गई थी कि भारत को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी और स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाओं का विकास किया जाएगा। अतः गांधी जी सहित अनेक कांग्रेसियों तथा अन्य नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग किया था। इस युद्ध में गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, रिक्रूटिंग सर्जेंट भी कहा है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ घटनाक्रमों एवं परिस्थितियों ने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बनने पर मजबूर कर दिया। आइए देखें वो घटनाएं कौन कौन सी थीं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसमें अपने असहयोगी हो जाने के 3 प्रमुख कारण बताए हैं। इस बात को आप ध्यान से देख लें। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा खिलाफत के प्रति ब्रिटिश की नीति। आइए इन तीनों घटनाक्रमों का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो था प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित एक दमनकारी कानून था, जिसे 21 मार्च 1919 को लागू किया गया। इसके तहत अपराध की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार प्राप्त हो गया। गांधी जी ने इसके विरोध में अखिल भारतीय आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। दोस्तों, ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। इस तथ्य को आप ध्यान से देख लें। दूसरा जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, तो पंजाब के 2 स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण जनसभा चल रही थी। उस पर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने निहत्थी भीड़ पर लगभग 1650 राउंड गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कई हजार घायल हुए। गांधी जी को जालियांवाला बाग की घटना ने झकझोर दिया। इस कांड ने देश में क्रोध की ज्वाला को जला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने उन्हें दी थी वापस कर दी, और शंकर नायर जो वायसराय की कार्य परिषद में शामिल भारतीय थे, इन्होंने त्याग पत्र दे करके इसका विरोध प्रकट किया था। तीसरी घटना जो है खिलाफत के प्रति ब्रिटिश नीति। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि यदि भारतीय मुसलमान अंग्रेजों का साथ दिया तो युद्ध के पश्चात अंग्रेज तुर्की की अखंडता को बनाए रखेंगे एवं धार्मिक स्थलों की रक्षा करेंगे। अंग्रेजों के इस आश्वासन के बाद भारतीय मुस्लिमों ने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन युद्ध के बाद सेब्रेस की संधि के द्वारा
मुस्लिम जनमत के खिलाफ तुर्की का विभाजन कर दिया गया। हालांकि इस घटनाक्रम का भारतीय राजनीति से कोई संबंध नहीं था प्रत्यक्ष रूप से, फिर भी गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर मानते हुए खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपने असहयोगी होने के ये 3 प्रमुख कारण बताए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे, आइए इसे देखें। दोस्तों, पहला कारण जो था वह प्रथम विश्व युद्ध जनित परिस्थितियां असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का पहला प्रमुख कारण था। जैसा कि आप सबों को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत का प्रायः प्रत्येक वर्ग नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। दैनिक लेन देन के वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से जनता, विशेष रूप से निम्न वर्गों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। पुनः युद्ध काल में ब्रिटेन से आयात के बंद होने से जो स्वदेशी उद्योग स्थापित हुए थे वे अब बंद होने लगे। यहाँ आप ध्यान दें कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटेन से उद्योगों का जो तैयार माल था वह भारत आना उसका बंद हो गया या उसमें कमी आ गई। तो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई स्वदेशी उद्योग भारतवर्ष में स्थापित हुए थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन से पुनः उद्योगों के तैयार माल भारत आने लगे, तो इससे जो सस्ते थे अपेक्षाकृत, तो ऐसी स्थिति में स्वदेशी उद्योग थे वो बंद होने लगे। इससे भारत का उद्योगपति और मजदूर वर्ग दोनों ही प्रभावित हुआ। विशेष रूप से निम्न वर्गों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। इसी प्रकार भूमि करों एवं लगान दरों से कृषक वर्ग भी पस्त था। तो इसी प्रकार बढ़ती बेरोजगारी ने शिक्षित मध्यम वर्ग को भी असंतुष्ट कर दिया। इस प्रकार देश की जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी दयनीय हो गई थी। राजनीतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रवादी जो थे वे सरकार से असंतुष्ट थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम बना था वह इनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं था। लोकतंत्र के नए युग तथा जनता को आत्मनिर्भरता का अधिकार प्रदान करने संबंधी जो ब्रिटेन के युद्धकालीन वायदे थे उसको इस अधिनियम में लागू नहीं किया गया था। जो थोड़े बहुत अधिकार प्रतिनिधि संस्थाओं को दिए भी गए थे वे भी गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत मृतप्राय थे, अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं रहा था। तो इस प्रकार देश का प्रायः प्रत्येक वर्ग उसमें सरकार के विरुद्ध एक स्वाभाविक आक्रोश विद्यमान था, जिसने आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। दूसरा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार की दमनात्मक नीतियां असहयोग आंदोलन के शुरू किए जाने का दूसरा प्रमुख कारण था। युद्ध के पश्चात सरकार की दमन नीति ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में जनता सरकार से कुछ अधिकार प्राप्त करने की आशा लगाए हुई थी। उसी समय रॉलेट एक्ट पारित करके सरकार ने इस आशा पर तुषारापात कर दिया। इसके अनुसार अपराध की परिभाषा को व्यापक बना दिया गया तथा सुनवाई का अधिकार दिए बिना जनता को कैद करने एवं देश निकाला दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया। अतः इसके विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी आंदोलन छिड़ा, जिसमें पंजाब में हिंसक घटनाएं भी हुई। इसी क्रम में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक निहत्थी एवं भारी भीड़ पर सरकार ने गोलियां बरसा करके अपनी नग्न बर्बरता का परिचय दिया। इन कारणों से जनता का आक्रोश उबल पड़ा। तीसरा जो प्रमुख कारण था वह खिलाफत की समस्या थी। इन दो कारणों के अतिरिक्त खिलाफत की समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक कारण सिद्ध हुई। तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का धार्मिक नेता अर्थात खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने पराजित तुर्की का विखंडन कर इसके अधिकांश क्षेत्रों को आपस में बांट लिया
तथा खलीफा को अपदस्थ कर दिया। अतः तुर्की की अखंडता बरकरार रखने एवं खलीफा की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। यद्यपि खिलाफत की समस्या भारतीय राजनीति से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं थी, फिर भी इसके नेता ब्रिटेन पर प्रभावशाली दबाव डालने के लिए हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया और दूसरी तरफ गांधी जी भी इसे ब्रिटेन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का एक अवसर मान रहे थे। तो इस प्रकार उपरोक्त कारणों से असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित हो गई। जब 1920 में सेब्रेस की संधि शर्तों एवं पंजाब अशांति पर हंटर कमेटी की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ, तब जनता का आक्रोश उबल पड़ा। अंततः गांधी जी ने पंजाब एवं खिलाफत की गलतियों को सुधारने को आधार बना करके 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। असहयोग से संबंधित प्रस्ताव कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बावजूद 4 सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन एवं दिसंबर 1920 के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मंजूर कर लिया गया और इस प्रकार खिलाफत असहयोग आंदोलनों की शुरुआत हुई। आगे बढ़ें। अब इस असहयोग आंदोलन की विशेषताएं क्या थीं? इस पर भी एक प्रश्न बनता है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन की विशेषताओं के अंतर्गत आइए पहला जो विशेषता थी इस आंदोलन की उसे देखें। तो असहयोग आंदोलन विस्तृत कार्यक्रमों वाला पहला आंदोलन था। इस आंदोलन के कार्यक्रम जो थे उनके 2 पहलू थे, प्रथम रचनात्मक तथा दूसरा विध्वंसात्मक। रचनात्मक पहलू के अंतर्गत शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने, स्वदेशी सामानों के उपयोग को बढ़ावा देने, चरखे एवं खादी को लोकप्रिय करने, स्वयं सेवकों को भर्ती करने, इससे संबंधित कार्य किए गए। और विध्वंसात्मक पहलू के अंतर्गत सरकारी अदालतों, उपाधियों, ब्रिटिश वस्तुओं आदि का बहिष्कार किया गया। परंतु ये कार्य जो किए जाने थे वो पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से किए जाने थे। दूसरा जो इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता है वह थी कि गांधीवादी नेतृत्व में प्रारंभ यह प्रथम जन आंदोलन था जिसमें देश का प्रायः प्रत्येक वर्ग शामिल हुआ। छात्रों एवं स्त्रियों की इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी थी। अनेक छात्रों ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार कर स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिला लिया। स्त्रियों ने विदेशी सामानों की दुकानों पर धरना देने के अतिरिक्त प्रदर्शनों एवं रैलियों में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषक एवं श्रमिक वर्गों की भागीदारी भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण थी। तो ये असहयोग आंदोलन का दूसरा प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ें। तीसरा, यह आंदोलन जो था देश के अधिकतर स्थानों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढला, अर्थात विभिन्न स्थानों में जनता की स्थानीय शिकायतों को इस आंदोलन के द्वारा अभिव्यक्ति मिली। इस क्रम में कई स्थानों पर यह कांग्रेस के अहिंसा एवं वर्ग संघर्ष विरोधी आदर्शों वाले संघर्ष की रणनीति से दूर चला गया। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस जो है सो वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों के विरुद्ध थी। उसका मानना था कि स्वतंत्रता के प्राप्ति तक सभी वर्गों को एक साथ मिलकर के ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने हैं और आपस में यदि वर्ग संघर्ष होता है अर्थात जमींदारों का कृषकों से, मजदूरों का मजदूर मालिकों से अगर संघर्ष होता है तो इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा। तो वर्ग संघर्ष को कांग्रेस ने इस आंदोलन में नकारा था। लेकिन कई स्थानों पर जो कांग्रेस ने जो आदर्श निर्धारित किए थे अहिंसा और वर्ग संघर्ष नहीं करने की,
तो इस लक्ष्य से, इस आदर्श से कई स्थानों पर यह आंदोलन दूर चला गया, जैसे संयुक्त प्रांत के बरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इसमें बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, तथा तदनंतर हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर के क्षेत्रों में मदारी पासी के नेतृत्व में यह आंदोलन जमींदारों, तालुकेदारों के विरुद्ध लगान न अदायगी का रूप ले लिया। इसी प्रकार राजस्थान के मेवाड़ के बिजौलिया आंदोलन तथा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलनों ने इसी आंदोलन से असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की। आंध्र प्रदेश में वन कानूनों के खिलाफ जनजातियों एवं अन्य किसानों की शिकायतें असहयोग आंदोलन से जुड़ गई। इसी प्रकार बिहार, पंजाब, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी कई स्थानीय मुद्दे इस आंदोलनों से जुड़ गए। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन ने देश में चल रहे अन्य आंदोलनों को प्रोत्साहित कर दिया। आगे दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया। तो गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित किए जाने की काफ़ी आलोचना की गई, विशेष रूप से साम्यवादियों ने इसकी काफ़ी आलोचना की है। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग आंदोलन के स्थगन के लिए गांधी जी की जो आलोचना की गई है उसे देखेंगे और इस स्थगन का वास्तविक कारण क्या था उसे समझने का प्रयास करेंगे। इससे भी संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इसे देखें। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में, जो गोरखपुर के नज़दीक, आंदोलनकारियों एवं पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ को आधार बना करके 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इसमें हुआ ये था कि कांग्रेस की एक रैली को पुलिसकर्मियों ने काफ़ी बर्बरतापूर्वक उसका दमन किया था। तो विरोध में जो जनता थी वो भी आक्रोशित होकर के पुलिस थाने को घेर करके उसमें आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जल करके मर गए। तो गांधी जी के द्वारा आंदोलन के स्थगन की काफ़ी आलोचना की गई तथा गांधी जी पर अनेक आरोप लगाए गए। विशेष रूप से साम्यवादियों ने यह आरोप लगाया है कि आंदोलन के दौरान जनता साम्राज्यवादी शोषकों के साथ साथ घरेलू पूंजीपतियों एवं भूस्वामियों के विरुद्ध भी जुझारू संघर्ष करने के लिए तैयार हो चुकी थी। आंदोलन का नेतृत्व लड़ाकू संगठनों के हाथों में चले जाने का भय उत्पन्न हो गया था। अतः पूंजीपतियों एवं भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी ने आंदोलन को स्थगित करके पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की। बारदौली सत्याग्रह को भी सबूत के तौर में प्रस्तुत किया जाता है और कहा जाता है कि इसमें कृषकों और काश्तकारों को लगान देने का निर्देश दिया गया था। तो आइए इसे देखें। लेकिन आंदोलन के स्थगन के लिए गांधी जी पर जो ये आरोप लगाया गया है, ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि चौरी चौरा कांड जो है किसी भी रूप से उभरते लड़ाकू संगठनों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह पुलिस दुर्व्यवहार के कारण आंदोलनकारियों एवं पुलिस के बीच एक हिंसक संघर्ष मात्र था। दूसरा कि असहयोग आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश एवं मालाबार में होने वाले कृषक संघर्ष जो थे वे समाप्त हो चुके थे। अवध के ग्रामीण इलाकों में कहीं कहीं एका आंदोलन चल रहा था, परंतु यह आंदोलन भी जमींदारी प्रथा के खिलाफ नहीं था। वस्तुतः आंदोलनकारियों का संघर्ष जमींदारों के अवैध एवं मनमाने वसूली के खिलाफ था। प्रत्येक आंदोलनकारी निश्चित एवं नियमित लगान देने की शपथ लेता था। तो इस प्रकार ये आंदोलन जो चल रहे थे वो भी जमींदारी प्रथा के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि जमींदारों के मनमाने कर वसूलने के विरुद्ध थे। तीसरा कि मिदनापुर एवं गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में, यहाँ कर अदायगी न करने का आंदोलन असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। यह सरकार के विरुद्ध एवं पूरी तरह अहिंसक था। वस्तुतः कांग्रेस ने पूरे आंदोलन के दौरान
कभी भी जमींदारी हितों पर प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं था। अतः बारदौली प्रस्ताव के तहत कर अदायगी की बात कह करके कांग्रेस ने किसी भी तरह जमींदारी हितों की रक्षा की, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी आंदोलन स्थगित होने पर कर न अदायगी का आंदोलन चल नहीं सकता था, क्योंकि वह भी आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तो इस प्रकार किसी भी रूप में यह साबित नहीं होता है कि उभरते लड़ाकू संगठनों के भय से गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। वस्तुतः आंदोलन स्थगित करने के अन्य पर्याप्त कारण थे, जिन्हें आइए हम देख। अब वास्तविक कारण क्या थे आंदोलन के स्थगन का? तो आंदोलन को पूर्णतः अहिंसक रखने का निर्देश गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि अहिंसक आंदोलन का दमन करने की जोखिम सरकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि निहत्थे लोगों पर कार्यवाही से पूरा जनमत सरकार के विरुद्ध हो जाता। दूसरा कि इसके अहिंसक होने से जन भागीदारी बढ़ती, परंतु इस निर्देश के बावजूद चौरी चौरा में हिंसा हुई। इस घटना ने बारदौली से व्यापक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की संभावना समाप्त कर दी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर इस समय बारदौली में सत्याग्रह शुरू किया जाता है तो सरकार चौरी चौरा कांड का बहाना बना करके आंदोलन का दमन कर देती। यह पहला देशव्यापी आंदोलन था। शुरुआती दौर में ही दमन होने से आंदोलनकारियों का मनोबल टूटने की संभावना थी। अतः आंदोलन की ऊर्जा बनाए रखने और जनता को निराशा से बचाने के लिए गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आंदोलन पिछले 1 वर्ष से चल रहा था, परंतु सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार था। वह छोटी से छोटी रियायत भी देने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ समग्र रूप से जनता में भी आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी आने लगी थी। वैसे कई अन्य स्थानों पर यह उत्साह बरकरार भी था। अतः इससे पहले कि आंदोलन की अपनी कमजोरियां उभर करके सामने आती, चौरी चौरा कांड ने आंदोलन को वापस लेने का एक अवसर प्रदान कर दिया। अतः इन कारणों से गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। अब दोस्तों, असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां क्या थीं? इस विषय पर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। तो आंदोलन प्रारंभ करने के समय गांधी जी का वादा था कि पूर्णतः अनुशासित तरीके से आंदोलन करने पर 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण से इस आंदोलन की कोई ठोस उपलब्धि नहीं थी। फिर भी इस आंदोलन की कई उपलब्धियां रही। आइए इन्हें देखें। कांग्रेस का आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं रहा। जैसा कि आप सबों को पता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो प्रथम चरण है, उसमें केवल शिक्षित मध्यम वर्ग ही कांग्रेस के सदस्य थे। अर्थात कांग्रेस जो थी वह शिक्षित मध्यम वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि इस आंदोलन में व्यापक स्तर पर मजदूरों, कृषकों, स्त्रियों एवं छात्रों की भागीदारी के कारण कांग्रेस के सामाजिक पृष्ठाधार में बढ़ोतरी हुई। इस आंदोलन से पहली बार मुस्लिम समुदाय भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर के आंदोलन में हिस्सा लिया। सांप्रदायिक एकता की अद्भुत मिसाल इस आंदोलन ने प्रस्तुत की। यद्यपि बाद के वर्षों में सांप्रदायिक दंगों ने आंदोलन की इस उपलब्धि को समाप्त कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी इस आंदोलन की कि इस आंदोलन ने सरकार की सर्वोच्चता का भय जनमानस से दूर कर दिया, जो ब्रिटिश शासन के भारत में बने रहने का एक प्रमुख कारण था। धारणा यह थी कि ब्रिटिश शासन सर्वोच्च है और उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो इसी धारणा के कारण ब्रिटिश शासन भारत में बना हुआ था, जनता उससे डरती थी। लेकिन इस आंदोलन ने जनता को निडर बना दिया। सरकार की आलोचना तथा जेल जाना एक आम बात हो गई। जनता ने पहली बार सरकार से जन आंदोलन के माध्यम से संघर्ष किया। इससे जनता में राजनीतिक जागृति आई। तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि की अगर बात करें तो अनेक प्रांतों में
विशेषकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लोक न्यायालयों और न्याय पंचायतों की स्थापना हुई। इस आंदोलन ने बंगाल, पंजाब और गुजरात में विशेष जोर पकड़ा। सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई, जैसे अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया हुआ, जिसे बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना इसी आंदोलन के दौरान हुई। विदेशी उपाधियों, संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार स्पष्ट रूप से अधिक सफल रहा इस आंदोलन में। यह एक सफल कार्यक्रम था। गांधी जी ने अपने कैसर-ए-हिंद, जोलू युद्ध पदक और बोअर पदक को लौटा दिया। सेठ जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। छात्रों ने सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय नेताओं ने वकालत के पेशे का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों की होली स्थान स्थान पर जलाई गई। बहिष्कार की सफलता इस तथ्य से ज्ञात होती है कि विदेशी कपड़ों का आयात जो 1920 में 102 करोड़ रुपए का था, वह 1921 में 57 करोड़ रुपए का रह गया। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। चरखे और खादी का खूब प्रचार किया गया। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई। तिलक स्वराज फंड गठित किया गया था इस आंदोलन के दौरान। तो तिलक स्वराज फंड में लक्ष्य से भी अधिक 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। लगभग 50 लाख स्वयंसेवक भर्ती हुए और लाखों चरखे जो है वितरित किए गए इस आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, ताकि मेरे अगले प्रस्तुति की सूचना आपको प्राप्त होती रहे।